नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार के सत्ता के गलियारों के पीछे क्या हो रहा है। मैंने इसी चैनल पर यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू 3 दिन पहले किया और उन्होंने कहा कि इस समय मोदी जी ड्राइवर सीट पे नहीं है, यानी कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया है। आखिर ये परसेप्शन क्यों जा रहा है? क्या कॉर्पोरेट्स इस समय मोदी पर हावी हो गए हैं? कुछ हालिया इस समय सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हुई हैं उससे तो देखकर यही लग रहा है जैसे कि अदानी और अंबानी के ग्रुप के बीच में जो लड़ाई है वो और ज्यादा तेज होती जा रही है। आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे ओआरएफ बनाम सीआरएफ की आपने लड़ाई देखी, उसके बाद एस जयशंकर बनाम डोवल की लड़ाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंबानी और एस जयशंकर यूएस की तरफ झुक गए हैं और अदानी और डोवल चाइना की तरफ झुक गए हैं और इस वजह से मोदी सरकार की रीढ़ को किसी ने हिला दिया है और इसीलिए परसेप्शन जा रहा है कि मोदी जी इस समय कंट्रोल में नहीं है, सत्ता उनकी कंट्रोल से बाहर चली गई है। और अगर सत्ता उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है तो ऐसा परसेप्शन क्यों जा रहा है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको सत्ता के गलियारों में क्या हो रहा है उसकी समझ तो है ही, लेकिन साथ में वो जानते भी हैं कि क्या कुछ वाकई में कॉर्पोरेट जगत में चल रहा है, कॉर्पोरेट जगत का जो जुड़ाव है सत्ता से, उसके बारे में भी बहुत क्लोज जानकारी राजेश महापात्रा रखते हैं। आज हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और राजेश के बारे में मैं ये भी बता दूं कि बहुत नामी गिरामी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, राजेश महापात्रा उन जर्नलिस्ट में से हैं एंड आई एम थैंकफुल दैट ही इज हियर टुनाइट विद अस टू डिस्कस ऑल दिस। राजेश, सबसे पहला सवाल कि सोशल मीडिया पर ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है उसको लेकर आधिकारिक बयान कोई नहीं देगा और बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे जगदीप धनखड़ का अचानक से इस्तीफा हो गया, कोई उनको अंबानी से लिंक कर रहा है, कोई उनको अदानी से लिंक कर रहा है। आखिर हो क्या रहा है? और यशवंत सिन्हा ने मेरे इंटरव्यू में अभी 3 दिन पहले कहा कि इस समय मोदी जी के हाथ से सत्ता का कंट्रोल चला गया है। क्या आपको भी लगता है और आपके सूत्र आपको क्या बताते हैं? जी शुक्रिया नीलू जी, आपके शो में हमें भागीदारी देने के लिए। आपने काफी सही कहा और यशवंत सिन्हा जी की जिक्र किया आपने कि मोदी जी ड्राइवर सीट में नहीं है। एक तरह से ये एक सटीक असेसमेंट होगा। अभी जो फिलहाल जो दिख रहा है सबको, मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। There cannot be any smoke without a fire। तो सोशल मीडिया में बहुत तरह के ऐसे बातें होते हैं जिनके कोई बेसिस नहीं होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक तरह का चीजें जब अलग अलग बेसिस को लेकर एक कह सकते हैं आप कंजेक्चर्स है, और उस कंजेक्चर्स सिर्फ कंजेक्चर्स नहीं है, कुछ एक कोइंसिडेंस जब हो जाता है तब आप ये सवाल उठा सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और लोगों का जवाब मिल रहा है शायद कुछ हो रहा है। शायद क्या हो रहा है ये हो सकता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमें दिखने को मिलेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहा है उसको आप ये कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल विद दिस गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी, particularly Prime Minister Narendra Modi and his, confidants। नहीं, लेकिन राजेश, जो हाल में खबरें आई थी, ये ओआरएफ बनाम सीआरएफ की लड़ाई, फिर को जो अजीत डोवल बनाम एस जयशंकर, ये कहा जा रहा है कि एस जयशंकर और जो अंबानी है वो इस समय यूएस की तरफ झुक गए हैं, डोवल और अदानी वो चाइना की तरफ झुक गए हैं और इस वजह से जो नीतिगत फैसले हैं मोदी जी के वो बिल्कुल बीच से 2 पार्ट्स में हो चुके हैं और इसीलिए ये सरकार डिरेल होती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि इस समय जितने भी एमपीज हैं, क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है, ये सरकार के पास अपनी खुद की मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में जब नीतिगत फैसले नहीं हो रहे हैं
और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने ये भी सोशल मीडिया पर कहा कि देखिए इस समय तो अंबानी के कंट्रोल में कम से कम 140 एमपीज हैं। ये सब कहां तक खबर है? क्या इस तरीके की गतिविधियां भी कुछ चल रही हैं? जी हाँ, हमने भी वही सुना है। लेकिन जहां तक आप कह रहे थे कि क्या नीतिगत विवाद हो रहा है या नीतिगत मामलों को लेकर विभाजन है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हो तो, और हर समय रहता है। हर एक सरकार में जो लोग सलाह देते हैं, जिनकी सलाह सुनी जाती है, हर कोई अलग अलग सलाह देता है, और किस समय किसका सलाह पे नेता जो है वो आगे बढ़ता है वो समय समय की बात है। लेकिन एंड ऑफ द डे द बॉल स्टॉप्स इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्टीमेटली जवाबदेही होते हैं। तो आपने जो जिक्र किया, थोड़ा दर्शकों को का समझ के लिए हम बात कर ले। शुरुआत आपने किया ORF वर्सेस CRF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि धीरूभाई अंबानी के द्वारा स्थापित किया गया था रिलायंस के फंडिंग से। आज के समय पर वो बहुत बड़ा संगठन बन गया है। हिंदुस्तान के एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे बड़ा थिंक टैंक है, एक तरह से सेल्फ सस्टेन्ड है, लेकिन वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट के लिए भी काम करता है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो ना केवल देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक बन चुका है, लेकिन अनेक सारे नीतियों के ऊपर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो चर्चा होती है, जो रिसर्च होते हैं, उनके बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, ये आप नकार नहीं कर सकते। अब गौतम अडानी, हर बड़ा बिजनेस हाउस जो है, हर समय कोई ना कोई एक थिंक टैंक को स्पॉन्सर करता है। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, अमेरिका में आप ले लीजिए, यूरोप में ले लीजिए, हर जगह वो इसलिए थिंक टैंक को एक स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उस थिंक टैंक के माध्यम से वो जो एक लेजिटिमेसी बनाते हैं अपना लॉबिंग का। जो पॉलिसी होता है वो अपने गवेषणा करते हैं, रिसर्च पेपर्स लाते हैं, डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर थॉट लीडर्स आते हैं, उसके माध्यम से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो सरकार के नीति को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तरह से एक लॉबी बन जाती है। लॉबिंग जो है, कॉर्पोरेट लॉबिंग जो है, उसको लेजिटिमाइज किया जाता है। अब गौतम अडानी जो है, अब इतने बड़े हिंदुस्तान के नंबर 1 का भी नंबर 2 कह लीजिए बिजनेस हाउस बन गए, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई थिंक टैंक नहीं था। तो हाल में उन्होंने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन बनाया। तो जिस तरह से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को सरकार के तरफ से एक पैट्रोनाइज किया गया, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इतनी तेजी से पिछले 10 सालों में इतने आगे बढ़ गया। तो उस तरह से चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को अभी लाना है, तो कहीं ना कहीं जो ORF को जो अटेंशन सरकार से मिल रहा था, वो अटेंशन में तो कमी होगी। लेकिन देखिए, दूसरा जो चीज है, सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को लेकर जो काफी सारे, एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रोलिंग हुई, और वो ट्रोलिंग किसने किया? इन्हीं के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, उन्होंने ये ट्रोलिंग की कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सलाह लेने के बदौलत आज सरकार की विदेश नीति में ये कमियां आई है, और ये जो ट्रंप को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, दूसरी जगह हमने फॉरेन पॉलिसी को बड़ा मेसअप किया है, ये सब एलिगेशन लाके ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसी ना किसी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जयशंकर जो है उनको सुनते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक है, ये कल कहां थे? एस जयशंकर का बेटा जो है ध्रुव जयशंकर, वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का वॉशिंगटन चैप्टर, माने कि अमेरिका में जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का प्रेजेंस है, उसको ध्रुव जयशंकर हेड करते हैं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, वो जब अपने उनका जब नौकरी रिटायरमेंट हुआ, एम्बेसडर टू यूएस से जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एडवाइजर बने, और विदेश मंत्री बनने के बाद बहुत सारे ऑफिशियल एंगेजमेंट और ऑफिशियल एक्सरसाइजेस में उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को पार्टनर बनाया। तो ये तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई ये बात उठाया नहीं। मैं इस चीज को, बहुत लोग जो कहते हैं अडानी वर्सेस अंबानी वॉर है क्या, एक तरह से हो सकता है, आपने ओआरएफ सीआरएफ की बात की, लेकिन बात ओआरएफ तक सीमित नहीं हो है। बात यह है कि पिछले 5-6 दिन में अचानक ऐसे कुछ कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जो कुछ और सवाल उठा रहा है। पहले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को ट्रोल किया गया, उसके अगले दिन आपका एक अचानक, किसी को इस चीज का भनक तक नहीं थी, जो ऑनलाइन गेमिंग को, कुछ एक तरह का ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने का एक बिल लाई जाती है। और वो बिल कब आता है? मेरे ख्याल से सोमवार को बिल कैबिनेट में पारित होता है। मॉनसून सेशन जब एंड हो रहा था उस समय आया है। अगला दिन ही, क्योंकि बहुमत है इनका, अगला दिन ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है और वो लॉ बन जाता है। और उसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? Dream11, वही कंपनी जो कि अंबानी के ही एक तरह से फ्रंट है, और वो कंपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है। तो और मतलब ये आप अगर ये बैन करोगे और वो स्पॉन्सरशिप से हट गई, क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं रहेगा, ये लॉ हो गया एक दिन, अचानक एक दिन में लॉ हो गया। विपक्ष के कुछ लोग ने कहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाए, कोई कुछ नहीं कराया गया, सीधा कैबिनेट नोट मिनिस्ट्री से आई। और मैंने उस कैबिनेट नोट भी देखा है जो मिनिस्ट्री को गया है, उसमें मतलब कोई ज्यादा खास टाइम नहीं दिया गया है, सीधा एक ही तरफा, मतलब सरकार के अंदर भी इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, सीधा सीधा वो बिल जाता है, वो बिल लॉ हो जाता है 48 घंटे के अंदर, और उसके चलते Dream11 कंपनी जो है उसकी कहानी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो है और जिसमें अंबानी की पूंजी लगे हुए है। उसके अगले दिन, 2 दिन के बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है इन्वेस्टिगेशन वंतारा। अब ये वंतारा जो है, वंतारा कहते हैं, वंटारा कहते हैं, जो भी है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। ये 3500 एकड़ जमीन जो जामनगर इंडस्ट्रियल जोन में पड़ता है, वहां पर एक चिड़ियाघर आ गया जहां 40,000 के करीब जंगली जानवर बाहरी देशों से इंपोर्ट किए गए। अपने देश के अंदर कई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, जहां से हाथी एलिफेंट्स को लेकर वहां पर लिया गया, महाराष्ट्र से अनेक सारे टेम्पल से एलिफेंट्स को लाया गया, लगभग बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वहां से जंगली जानवर को लाया गया। और ये कुछ चंद सालों में ही ये इतना बड़ा चिड़ियाघर बन जाता है। और मार्च ही महीने में, चंद महीने पहले ही, प्रधानमंत्री उसको जाते हैं, इनागुरेट करते हैं। और ये पूरे दौरान आप सोचिए, हिंदुस्तान में सरकारी मामला ऐसा है कि आप एक जंगली जानवर इंपोर्ट करने जाओ, या एक जंगली जानवर अगर आप कानून के खिलाफ जाकर पाल रहे हो और कहीं अधिकारियों का नजर आ गया, तो आप बुरी तरह से फंस जाते हो। वो केस खिंचते रहता है, या आप किसी को लेना भी चाहते हो तो उसकी क्लियरेंस में ही आपको 6 महीना 1 साल चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ हजारों के तादाद पे जंगली जानवर आ गए। ये कभी संभव नहीं हो सकता था अगर सरकार जो है इसको पूरा को पूरा ब्लेसिंग्स दिया है। और प्रधानमंत्री वहां गए, उसको इनागुरेट किए, तो एक तरह से उन्होंने इंडोर्स किया, कोई ये सवाल नहीं पूछा वंतारा में क्या प्रॉब्लम, क्या है, दिक्कत क्या है। ये थोड़ा आपके दर्शकों के लिए, अगर आपका और कोई सवाल नहीं है तो मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर कई सारे नियम कानून का उल्लंघन होने का संभावना है। हमारे देश में कोई भी अगर जंगली जानवर पालता है तो उसको वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कहीं वायलेट करता है कि नहीं करता है, वो देखना पड़ता है। वो जो जानवरों का कैसे ख्याल रखता है, उसके लिए उसको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। दूसरा उल्लंघन क्या है? ये एनवायरमेंटल, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन में डेवलप किया गया है, तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके ऊपर लागू होता है। तो उसका कोई क्लियरेंस लिया गया है क्या, ये सवाल उठता है। तीसरा, क्योंकि एक चिड़ियाघर है, तो एक हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी के भी रूल्स और नॉर्म्स हैं।
क्या वो फॉलो किया गया है? उसके अलावा कई सारे और रूल है एनिमल वेलफेयर वगैरह वगैरह के लिए। ये हर चीजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है कि क्या ये सारे आइन, नियम, कानून को फॉलो करके ये हुआ है। लगता है कि संभव नहीं है, इतने कम समय पे इतने हजारों जंगली जानवर 32 देशों से लाया गया। अब आती है सबसे बड़ा चीज, जब आप विदेश से लाए हैं ये जानवर, तो ये कस्टम्स रूल्स भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। आप किस तरह से इसका क्लियरेंस लिए हैं, कौन दिया है ये क्लियरेंस, और कहां से इसके लिए पैसा आया है, वो पैसा कैसे दिया गया। लेकिन अगर आपने देखा हो, अंबानी की तरफ से स्टेटमेंट आया जब अभी हाल में एसआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो जस्टिस चलमेश्वर के निगरानी में वो एसआईटी बनी है, उस समय तुरंत अंबानी की तरफ से वंतारा जो अथॉरिटी है वहां से एक स्टेटमेंट आया कि वी हैव वेलकम दिस एसआईटी एंड वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स, यानी कि उन्होंने सारे नियम और कानून का पालन किया है, इसलिए वो स्वागत करते हैं इस एसआईटी का। ये वो रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, वो रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब तहकीकात होता है, वो कानून का और आइन का इंटरप्रिटेशन उनका होगा। अब एसआईटी बनी है, एसआईटी का इंटरप्रिटेशन दूसरा हो सकता है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये जो प्रोब ऑर्डर की गई, दूसरे तरफ जो सबसे बड़ा उल्लंघन, क्योंकि ये जो जंगली जानवर लाए हैं विदेश से, कहा जा रहा है कि उनमें कई सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनका की इंटरनेशनल ट्रेड बैन है। अगर ये बात सच है तो अंबानी के रेस्पॉन्स की कोई मायना नहीं रखता है। और ये सुना जा रहा है कि जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स का वायलेशन होने का एलिगेशन मीडिया में छपने के बाद जो साइट्स के तरफ से एक टीम भेजने की बात हो रही थी हिंदुस्तान इंस्पेक्शन के लिए, ये कहा जा रहा है कि वो टीम आने से पहले उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये रेस्पॉन्स आ गया, क्योंकि 2 पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पिटीशन है ये ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई फैक्ट्स एंड एविडेंस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर फैक्ट्स एंड एविडेंस देना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि एलिगेशन इतना गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने तरफ से इंक्वायरी करेंगे। अब आती है इंटरेस्टिंग बात कि चॉइस ऑफ द टीम लीडर, चॉइस किसको किया गया, वो है जस्टिस चलमेश्वर। आपको अगर पता होगा तो जस्टिस चलमेश्वर उन 4 सुप्रीम कोर्ट जज में से हैं जिन्होंने 4 या 5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, उस समय 6 साल पहले बुलाकर इन्होंने एक तरह से रिबेलियन छेड़ दी थी कि उस समय जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, वो रोस्टर को मैनिपुलेट कर रहे हैं सरकार के इशारे के ऊपर। और ये जस्टिस चलमेश्वर के बारे में कहा जाता है कि ये एकदम शरीफ और इनकरप्टेबल जस्टिस रहे हैं। इनके पूरे कैरियर बड़े एक सिंपल लाइफस्टाइल से चला है। और ये जस्टिस जो अगर जस्टिस चलमेश्वर को लगाया गया है तो आप इस तरह से निश्चिंत रहेंगे कि बड़े सारे गंभीरता के अंदर ये टीम जाएगी। और ये संभव नहीं है इतने कम समय पे इतना बड़ा फैसिलिटी, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज का लेकर कहीं ना कहीं कई सारे आइन और कानून का उल्लंघन हुआ होगा। अब बात आती है कि एसआईटी को भी समय टाइम बाउंड रिपोर्ट देने को बोला गया है। टाइम बाउंड रिपोर्ट क्या 12 सितंबर उनको 12 सितंबर को उनको सबमिट करना है। हाँ। अब 12 सितंबर तक अगर ये रिपोर्ट देते हैं, देखना है कि ये रिपोर्ट में क्या दिया जाता है। क्या ये कमिटी सिर्फ ये बताएगी कि ये आइन और ये कानून का उल्लंघन हुआ है, या साथ साथ ये कमिटी क्या ये सवाल उठाएगा कि ये अगर उल्लंघन हुआ है तो ये उल्लंघन में अमला तंत्र हो या सरकार में क्या कोई व्यक्ति विशेष का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई कहीं अमला तंत्र का कोई सेक्रेटरी हो, कोई अधिकारी हो, उसने कहीं आउट ऑफ टर्न अप्रूवल दिया है, या किसी मंत्री का दबाव में आकर कहीं से कुछ चीज किया गया है। ये सारे सवाल उठने का एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखने वाली बात यह है कि एसआईटी अगर
ये उठाएगी नहीं उठाएगी। अगर ये एसआईटी उठाती है, नियमों का उल्लंघन क्या हुआ है बताती है, और उसके बाद अगर ये सवाल उठाती है, तो फिर मोदी सरकार और अंबानी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगे। नहीं तो क्या राजेश, हम समझे, जो भी व्यूअर्स ये कार्यक्रम देखेंगे, क्या उनको ये समझना चाहिए इस समय, और क्योंकि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द कर्टन्स हो रही हैं, कि ये जो एसआईटी का गठन किया है ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी निर्देश दिए गए हैं स्पेशली कि भाई अंबानी को आपको टाइट चेक में रखना है, इसीलिए जस्टिस चेलमेश्वर को अपॉइंट किया गया बतौर उसका चेयरमैन की भाई उनके निगरानी में ये पूरी एसआईटी होगी। और जस्टिस चेलमेश्वर कितने अपराइट जज हैं, वो मैटर के तह तक जाएंगे, ये भी बात सबको पता है। तो क्या जानबूझकर जस्टिस चेलमेश्वर को रखा गया ताकि अंबानी को फंसा कर रखा जाए, या अंबानी के ऊपर शिकंजा कसा जाए? ये हम नहीं कह सकते हैं कि क्या सरकार के निर्देश से ये हुआ है, लेकिन जो भी हो ये कंजेक्चर है, ये कोइंसिडेंस है। अब जस्टिस, हम ये जानते हैं कि जस्टिस चेलमेश्वर अब ये एसआईटी को हेड कर रहे हैं, और हम इसलिए उम्मीद रख सकते हैं कि ये तहकीकात एक ढंग के तरीके से होगा। लेकिन उसके बाद, होने के बाद एसआईटी तो एक्शन नहीं लेगी ना, एसआईटी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन बाद में हो सकता है कोर्ट का भी कुछ डायरेक्शन आ सके, लेकिन सरकार को लेनी है। लेकिन अगर रिपोर्ट में ऐसे चीजें निकल के आते हैं जिससे कि अंबानी के मुश्किलें बढ़ सकते हैं, तो आपने जो कहा क्या कसने का बात की, शिकंजा कसने का ऑप्शन इन सरकार के पास आ गया, और उसके कारण है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस फैसिलिटी को 3 महीने पहले आप इनागुरेट किए थे, जो बिजनेस हाउस आपसे इतना सपोर्ट उसको मिला, उनसे आपको इतना सपोर्ट मिला, आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करने में इतनी मदद की, जो जियो आज के डेट पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। कोविड के दौरान बड़ी आसानी से जो है गूगल, फेसबुक अरबों रुपए रिलायंस में लगाए, और एक तरह से जो रशिया के साथ डील हुई, ऑयल डील, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी रहे। ये सब होने के बावजूद भी आज क्या हो गया है जिसके लिए आपको उनके ऊपर शिकंजा कसना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये जस्ट कॉर्पोरेट वर्क, अडानी वर्सेस अंबानी जैसे कुछ लोगों का कहना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। नहीं, लेकिन इसका कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक हैं मुकेश अंबानी। उनके जब स्वेरिंग इन हो रही थी तो वो वहां गए थे, तो क्योंकि मोदी जी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इसलिए वो अंबानी का शिकंजा कस रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी चेक में रखा जा सके और अंबानी को भी चेक में रखा जा सके। नहीं, देखिए हम लोग, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो इनका भी मित्र थे ना, अब की बारी ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप किसी के मित्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और लॉजिक से चलते हैं, वो कुछ और जो अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से उसके तहत चलते हैं। उनके लिए ना मुकेश अंबानी ना नरेंद्र मोदी कोई मायना नहीं रखता। ये गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा बुली वो है, ठीक है। तो वो तो दूर की बात, देखिए वो तो बार बार कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर मैंने रुकवाया। आज तक तो हिम्मत नहीं पड़ी हमारे नेतृत्व की डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को बोले कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये गलत है। हमारे मीडिया को बोल रहे हैं ये गलत है, और हमारे मीडिया गणमाध्यम के थ्रू ये बार बार यहाँ पे बनाया जाता है। लेकिन दुनिया तो इस बात को नहीं मान रही है ना, क्योंकि लोगों ने गिन चुके हैं 42 टाइम्स, जो कि उन्होंने कल ही बोला। क्या बोला कल उन्होंने? कल ये बोला कि मैंने उनको कहा कि सर घूम जाएगा। ये कोई मजाक है? क्यों, क्या हिम्मत है कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो भारत का जो नेता है उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं? ये ऐसे बात करने का अधिकार उनको कौन दिया है?
और इस तरह से बात करने का करने के पीछे बजाय क्या है? बजाय आपने दिया है, बजाय आपने इसलिए दिया है क्योंकि आपके जो फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी जो बनी बनाए पिछले 70 साल में, जो हिंदुस्तान के एक फॉरेन पॉलिसी का सॉलिड फाउंडेशन, डायरेक्शन, ढांचा बना था, प्रिंसिपल बना था, वो सारे को आपने डस्टबिन में फेंक दी। आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आपका अपना इमेज मैनेजमेंट का कोर्स बना दिया, और साथों साथ आपके जो गिने चुने कुछ बिजनेस हाउसेस है, उनके इंटरेस्ट को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका काम पे लगा दिया फॉरेन पॉलिसी को। तो ग्लोबल प्लेग्राउंड पे हिंदुस्तान आज एक बड़ा कमजोर खिलाड़ी के रूप में खड़ा है, और उसके लिए हमारी नेतृत्व जिम्मेवार है। और चूंकि हिंदुस्तान एक कमजोर खिलाड़ी के रूप में खड़ा हुआ है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी कुछ न कुछ जो मन करे वो बोल के निकल जाता है। 42 टाइम्स उसने कह दिया कि मैंने वार रखवा है। पूरा दुनिया जो है उसी का बात को सुन रहा है, आपका बात को कोई नहीं सुन रहा है। आपका बात को ढिंडोरा पीट रहे हैं यहाँ के कुछ चंद न्यूज चैनल्स और चंद अखबार। तो खैर वापस मैं आता हूं, मेरा कहना यह है कि समस्या गंभीर है, क्योंकि ये जो चीज है ये एक सिम्टम है ना। मैं इसको ज्यादा कॉर्पोरेट वॉर से ज्यादा एक पॉलिटिकल इम्प्लोजन का सिम्टम के रूप में देख रहा हूं। पॉलिटिकल इम्प्लोजन, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इम्प्लोजन, इसका मतलब ये, अगर आप पॉलिटिकल इम्प्लोजन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी एज अ पार्टी, उसके अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल है। और उथल पुथल से मतलब हो सकता है कि भाई सांसद किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं, हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि भाई अब हमको अपनी शिप को बदलना पड़ेगा, हो सकता है जो एलाइज हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो भी खबर आ रही थी जैसे चंद्रबाबू नायडू इज इन टच विद राहुल गांधी, ये सब भी सोच सकते हैं। तो ये इम्प्लोजन किस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है? मुश्किलें बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मुश्किलें बढ़ चुकी है। अभी पता नहीं 2 साल से ऊपर होने को आया, वो अपना प्रेसिडेंट अभी तक चुन नहीं पाए हैं, और मीडिया कोई सवाल उनसे नहीं पूछ रहा है कि भाई आपका प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना है अभी तक। एक समय में हम कांग्रेस को देखते थे, बड़े सारे हमारे जर्नलिस्ट लोग बड़े मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज कोई आपके मुख्य धारा के जर्नलिस्ट को मैंने सुना नहीं है पूछते हुए या कोई एडिटोरियल लिखे हुए कि व्हाट इज रॉन्ग विथ बीजेपी, ये प्रेसिडेंट क्यों नहीं चुन पा रहे हैं। क्या मोदी शाह जिसको चाहते हैं उसको आरएसएस नहीं चाहती है? क्या जिसको आरएसएस चाहती है मोदी शाह नहीं चाहते हैं? क्या मामला क्या है? एक आपके उपराष्ट्रपति अचानक रेजिग्नेशन देते हैं और उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसको पता नहीं। कहाँ है जगदीप ढांकर? आपने देखा है उनका कहीं पिक्चर, विजुअल? उनके सोशल मीडिया तो हैंडल तो बड़े एक्टिव रहते थे। वो पुणे में ब्रेकफास्ट किया, नासिक में डिनर किया, हर चीज के पिक्चर डालते थे उनके सोशल मीडिया टीम। अभी आपने सुना है जगदीप ढांकर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, खैरियत है या नहीं है? नहीं। तो ये चीजें बड़े, और जगदीप ढांकर ऐसे नहीं थे भाई, उपराष्ट्रपति बने हैं, बकायदा एक बड़ा तबका का समर्थन से बने हैं, अचानक वो बोल हो जाते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या बात सुने हैं? पिछले एक बार वो आए प्रधानमंत्री से 2 घंटा उनका मुलाकात, 1 घंटा मुलाकात हुआ। क्यों आए वो, क्यों मिले, किसी ने बताया? हो क्या रहा है ये पार्टी में? सवाल बहुत है। और एक आप ये अब तो आम बात हो गया है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आपको बोल देंगे, एक समय में जो अमित शाह की चलती थी, कोई भी मुख्यमंत्री हो या स्टेट के मुखिया हो, उसको फोन उठा के बोलते थे क्या करना है। आज के डेट पर यह सुनने को आता है कि कोई भी राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का मुखिया है वो सुनता नहीं है आपके अमित शाह जी को। तो ये जो डिफैक्टो प्रेसिडेंट पार्टी का रहे, वो डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। तो बीजेपी के अंदर अंदरूनी मामला जो है बहुत बिगड़ चुका है। लेकिन क्योंकि हमारे गणमाध्यम ऐसा है कि जो इन चीजों के ऊपर रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, और अगर बीजेपी में गड़बड़ हुआ तो उसके लिए भी वो राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहराएंगे, जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराएंगे, और प्राइम टाइम डिस्कशन कराएंगे। तो ये मैं सोचता हूं कि संक्षेप में अगर आपको प्रोग्राम ये करना है तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मामला ठीक नहीं है।
all is not well with BJP, all is not well with the government, that we know. हाँ, हमारे बड़े सारे मुसीबतें पैदा हो गए हमारे सामने, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो अंबानी के जो खेल है आने वाले दिनों में, इसमें हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगा। लेकिन इतना आज के लिए कह सकते हैं कि ये संकेत ठीक नहीं दे रहा है। नहीं, लेकिन क्या ये कॉर्पोरेट वॉर मोदी जी की जो कुर्सी है, क्या वो ये ले डूबेगा, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में मैंने यशवंत सिन्हा से भी एक सवाल किया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का आप जल्द देखिएगा कि 2 हिस्सों में बीजेपी बढ़ जाएगी। यशवंत सिन्हा ने इस चीज को कहा कि ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी लगती है। क्या आपको ऐसे कुछ संकेत दिख रहे हैं, अगर ये उथल पुथल है और पॉलिटिकल इम्प्लोजन की तरफ अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो? जी, राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, और हर लीडर का एक समय आता है जब उसकी जो गरिमा है पोजीशन की और उसकी जो कमांड है वो खत्म होती है। तो मोदी जी को ये कॉर्पोरेट वॉर ले डुबाएगा ना, वो सब आज के समय पर उनके ऊपर ऐसे ही बात करना एक स्पेकुलेटिव टॉक होगा। जो हम जानते हैं वो ये कह सकते हैं कि ये लीडर जिसको कि आज तक आपने देखा था, हमेशा कम से कम परसेप्शन लेवल पे लोगों को लगता था कि वो कंट्रोल में है चीजों का, तो आज ये साफ दिख रहा है कि वो कंट्रोल में नहीं है। और यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा था कि वो शायद ड्राइवर सीट में नहीं है, शायद वो सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, शायद वही हकीकत है। अगर वो ड्राइवर सीट में नहीं है तो क्योंकि वही ड्राइवर जो है पिछले 10 सालों में बीजेपी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, अगर वो ड्राइवर हट जाता है तो उसके बाद इस पार्टी का क्या होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर वो ड्राइवर अपनी सीट से खिसक गया है तो उसको वो अपने मर्जी से खिसका है या उसको किसी ने खिसकाया है, या कोई ताकत ऐसी है जिसने अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि ड्राइवर खिसक गया है, ये कह सकते हैं कि ड्राइवर जो है गाड़ी चला नहीं पा रहा है ठीक से, गलत मोड़ ले रहा है, एक के बाद एक गलत मोड़ ले रहा है, अपना दिशा खो रहा है, इतना कह सकते हैं आप। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट वॉर को हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स। नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा देखिए हर चीज, ये जो चीजें होते हैं कोई एक चीज नहीं होते, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल प्लेयर्स एट वर्क होते हैं। दुनिया ही ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स है, कॉर्पोरेट राइवलरी है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट वॉर भी होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं किस चीज को प्राधान्य देता हूं, मैं उन चीजों में फंसना नहीं चाहता हूं, मैं बिग पिक्चर देखने का कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है बिग पिक्चर जो है वो पॉलिटिकल है, वो इसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन बिग पिक्चर है। मतलब कि चाहे वो वंतारा का केस हो, चाहे वो ओआरएफ वर्सेस सीआरएफ का मामला हो, या जो विदेश नीति को लेकर जितनी भी खबरें आ रही है, इन सब का पॉलिटिकल कनेक्शन है, यानी कि पॉलिटिक्स में ठीक नहीं है सब कुछ। आपको देखिए, नीति समझने के लिए राजनीति समझना पड़ेगा, क्योंकि हर नीति के पीछे एक राजनीति होता है, और अगर नीतिगत समस्याएं पैदा होती है तो उसके पीछे जो राजनीति है उसको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूं, अगर आपको लग रहा है आज के दिन पर नीतिगत विवाद हो रहे हैं, तो मैं कहता हूं उसके पीछे जो राजनीति है उसको समझिए। और वो राजनीति मुझे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कंट्रोल खो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ड्राइवर सीट में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी शायद पटरी पर उतना सही तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरह से चल रहा था अभी तक। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक यूनिफाइड यूनाइटेड यूनिट होकर आज नहीं है जैसे लोग इसको देखते थे। उसमें टूट और फूट का संभावना बराबर दिख रहा है लोगों को। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज जो है, जो आज की नेतृत्व है, जो सत्ता में जो पार्टी है,
और वो सत्ता में जो पार्टी के पीछे जो मशीन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तीनों इस देश को जो एक गलत दिशा में ले जा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिरोध इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो और आगे नहीं जा पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये सारे चीजें जो है एक तरह से एक भूमिका बना रहे हैं कि देश शायद एक परिवर्तन की तरफ मोड़ लेने पर आ जाए। तो कुछ कई लोग डीप स्टेट को लेकर बड़े सक्रिय हो जाते हैं कि ये डीप स्टेट ऐसा करवा रहा है। ये मेरा आखिरी सवाल है आपको कि इसमें डीप स्टेट की भी आप भूमिका देखते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन के संकेत हमें दिख रहे हैं या परिवर्तन की हवा दिख रही है, क्या इसमें डीप स्टेट का भी कोई रोल हो सकता है मोदी जी को हटाने में? निश्चित रूप से और शायद वही हो सकता है जो आज के नेतृत्व को प्रवोक कर रही है कि एक बड़ा बिजनेस हाउस जो है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पिछले 3 दशकों से अगर आप कहें तो अंबानी फैमिली का पॉलिटिक्स के ऊपर जो दबदबा एक तरह से काफी रहा है। एक समय में लोग कहते थे कि भाई 100 से ऊपर एमपी जो है वो पार्लियामेंट में वो स्पॉन्सर करते हैं, उन्हीं के होते हैं। तो इतना बड़ा जो बिजनेस फैमिली जो मोदी जी के ये 10 साल के शासन के दौरान भी उनसे फायदा लेते रहा, तो और उनके गुड बुक्स में रहा है। तो ऐसे अगर एक बिजनेस हाउस अगर अपने मन कुछ और बना ले तो वो भी आप एक कह सकते हैं ना कि डीप स्टेट का जो रोल होता है उसके थ्रू मीडिएट होता है। तो ये निश्चित रूप से है। कुल मिला के कहानी यही है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ चीज देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो विपक्ष की जो राजनीति है, अभी जो वोट चोरी का नारा है, चाहे कुछ भी कह ले लोग, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लफड़ा हुआ है उससे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए भी ये उठाया गया हो। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से दूसरे जो कुछ हुए हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनका डिफ्लेक्शन का टैक्टिक्स रहता है, लेकिन फिर भी लोग उससे नजर नहीं हटा रहे हैं। वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन का जो रोल जो है ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मेरे ख्याल से सत्ता में जो लोग हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं अभी हाल में बिहार में घूम कर आया हूँ, लोगों से मिलकर आया हूँ। जमीनी हकीकत कुछ और कह रहा है। लोगों के अंदर हमारे निर्वाचन प्रोसेस को, प्रक्रिया को लेकर अनेक संदेह आ चुका है। और ये संदेह जो है, पहला फेज होता है संदेह होता है, अगर उसको आप ठीक से एड्रेस नहीं करते हो तो आगे जाकर ये क्या रूप लेगा, विल देयर बी वायलेंस ऑन द स्ट्रीट, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीज होंगे, शायद देश के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का भी हालत खराब है, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत उथल पुथल हो रहे हैं, और विश्व बाजार का जो हाल है वो ठीक नहीं है, और साथ में हमारे विदेश नीति पूरा गड़बड़ा गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सरकार देश का कंट्रोल में नहीं है, और ये सरकार अब लग रहा है कि उसका नेता के कंट्रोल में नहीं है। चलिए, जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी कैसे नेता थे जो बहुत उम्मीद और अच्छे दिन का उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन 11 सालों में सरकार का ये हश्र हो जाएगा कि मोदी जी को इतनी सारी ताकतें घेर लेंगी। उसका कारण क्या है आपने सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।